जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सब कुछ पा लिया है फिर भी एक खालीपन रहा, एक ऐसी बेचैनी जो भरती नहीं, जैसा घर है कि मतलब पैसा भी है, घर भी है, परिवार भी है, लेकिन कहीं भीतर एक आवाज है जो कहती है यह सब नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, लेकिन क्या ये पता नहीं। या फिर कभी किसी चीज में इंटरेस्ट था, बहुत गहरा था, लेकिन बिना किसी रीजन के एक दिन वो इंटरेस्ट चला गया, जैसे उस चीज से आत्मा निकल गई हो। और दूसरी तरफ आपने किसी ऐसे इंसान को देखा हो जो बहुत कम बोलता है, जो भीड़ में नहीं रहता, जो जिंदगी को बहुत अलग नजर से देखता है, लेकिन जब वो बोलता है, जो कहता है वो दिल में उतर जाता है। उसके पास एक ऐसी समझ है जो किताबों से नहीं आई है, एक ऐसा ज्ञान है जो जैसे पहले से ही था उनके पास। आप सोचते हैं कि एक्चुअली ये है क्या? देखिए, यहाँ पर उनकी कुंडली में केतु ने अपना काम किया है और उस वैराग्य को, उस डिटैचमेंट को एक ताकत में बदल दिया है। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं केतु की। पूरी गहराई के साथ कारक तत्व को समझेंगे, भाव, राशि, दृष्टि, महादशा और उपाय, सब कुछ इस वीडियो के द्वारा आप समझ पाएंगे। वो खालीपन जो आप फील करते हैं, ये बेसिकली खालीपन नहीं है, ये एक इनविटेशन है एक बहुत बड़े सफर का। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम ज्योतिष में, वैदिक शास्त्रों में जो राहु केतु की कहानी है, जो जहां से शुरुआत हुई है, उसको समझते हैं। समुद्र मंथन की कहानी में जहां राहु की कहानी खत्म होती है, वहीं से केतु की कहानी शुरू होती है। जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काटा था, तो सिर बना था राहु, धड़ बना था केतु। अब सोचिए, केतु के पास क्या नहीं है? सर नहीं है, यानी सोचने की क्षमता नहीं है, लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं है, दुनिया की इच्छाएं नहीं है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। लेकिन एक्चुअली फिर केतु के पास है क्या? एक धड़, एक बॉडी जो सिर्फ फील करती है, जो सिर्फ एक्सपीरियंस करती है, अनुभव करती है, जो किसी भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से परे जाकर सीधे सच को जानती है। यही केतु होते हैं। देखिए, ज्योतिष में केतु भी राहु की तरह एक छाया ग्रह है, शरीर नहीं है, लेकिन असर बहुत गहरा है। राहु भविष्य की तरफ देखते हैं, केतु अतीत की तरफ। राहु इच्छा के ग्रह हैं, केतु वैराग्य के। राहु जोड़ते हैं, केतु तोड़ते हैं। राहु माया की ओर खींचते हैं, केतु माया से बाहर निकालते हैं। और एक बात जो सबसे जरूरी है, वो है केतु पास्ट लाइफ के ग्रह हैं। जो ज्ञान, जो स्किल, जो संस्कार आप पिछले जन्मों से लेकर आए हैं, वो सब केतु के भाव में छुपे हैं। इसलिए जिस क्षेत्र में केतु बैठे हैं, वहां इंसान को एक नेचुरल मास्टरी होती है, बिना सीखे, बिना एफर्ट्स के। लेकिन उसी क्षेत्र में एक अजीब सी बेरुचि होती है, क्योंकि आत्मा को वो पहले से पता है और आत्मा आगे जाना चाहती है। यह होता है केतु का प्रभाव, ये होती है केतु की स्थिति। अब यहाँ पर हम कारक तत्व की बात करें तो देखिए, जिंदगी में केतु क्या क्या देखते हैं। सबसे पहला कारक तत्व है उनका वैराग्य और मोक्ष। केतु वो ग्रह है जो इंसान को भौतिक दुनिया से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। जिनकी कुंडली में केतु प्रोमिनेंट है, उन्हें एक अवस्था, एक उम्र के बाद सांसारिक चीजें बेमानी लगने लगती है। पैसा, शोहरत, रिश्ते, सब कुछ होते हुए भी एक डिटैचमेंट आ जाता है। यह वीकनेस नहीं है, यह आत्मा की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी है। दूसरा कारक तत्व है आध्यात्मिक ज्ञान और सिद्धि। केतु तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और गूढ़ विद्याओं के ग्रह हैं। एक रियल एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं, हमारे ही एक जानकार जो ज्योतिष है, उनके पंचम भाव में, पांचवें भाव में केतु है। उन्होंने कभी फॉर्मली ज्योतिष नहीं सीखा, लेकिन बचपन से ही उन्हें कुंडली देखकर कुछ फील होता था, जैसे पहले से ही पता हो। और जब उन्होंने फॉर्मली सीखना शुरू किया तो महीनों में ही वो समझ गए जो लोग सालों में नहीं समझ पाते। यही केतु की देन होती है, पास्ट लाइफ का ज्ञान जो इस जन्म में खुलता है। अब यहाँ पर हम तीसरे कारक तत्व को समझे तो वो होती है अचानक होने वाली घटनाएं और उलटफेर। राहु की तरह केतु भी अचानक बदलाव लाते हैं, लेकिन राहु का बदलाव बाहर से आता है, केतु का बदलाव भीतर से। एक दिन अचानक लगता है ये जिंदगी मेरी नहीं है, मुझे कुछ और करना है, और इंसान सब कुछ छोड़ देता है। ये केतु की आवाज है। चौथा कारक तत्व होता है रोग और चोट का। केतु जो है मिस्टीरियस बीमारियां देते हैं, जिनका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है या बहुत देर से हो पाता है, या जो अचानक आती है और अचानक चली भी जाती है। इसके अलावा एक्सीडेंट्स और इंजरीज, खास तौर पे सिर और पैरों में।
पांचवें कारक तत्व को अगर हम समझे तो वो होता है लिबरेशन और पिछले जन्मों का कर्म। जो कर्म पिछले जन्मों से कैरी ओवर हुए हैं उनका हिसाब केतु के जरिए होता है। इस जन्म में कुछ चीजें बिना कारण के मिलती है और कुछ चीजें बिना कारण के छिन जाती हैं। यह केतु का कर्म चक्र है। ये देखिए बेसिक कारक तत्व है। केतु के बहुत सारे और कारक तत्व होते हैं, लेकिन क्योंकि हम बहुत बेसिक चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो आप शुरुआत करने के लिए इन चीजों को विस्तार से समझे। 5 से 10 कुंडली अपनी जानकारी में जो है उनके कुंडली को उठा के देखिए, उनके भावों में किस भाव में केतु है, किस राशि में केतु है, उस केतु का प्रभाव उनके जीवन पर किस प्रकार से पड़ रहा है उसको समझे। शुरुआत यहाँ से करें, फिर बाकी जब हम आगे और डीप में जाएंगे तो और आप उसकी स्थिति को समझ पाएंगे। अब देखिए केतु की हम असली ताकत की बात करें यानी उच्च की राशि की और स्वराशि की, और साथ ही हम बात करेंगे डेबिलिटेशन साइन यानी नीच की राशि के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या है, राहु और केतु के उच्च और नीच के बारे में विद्वानों में मतभेद है। सबसे प्रचलित जो मत है वो है वृश्चिक राशि में केतु उच्च के होते हैं और वृषभ राशि में नीच के। वृश्चिक के केतु की बात करें तो यहाँ केतु बेहद ही पावरफुल होते हैं। वृश्चिक पहले से ही गहराई, ट्रांसफॉर्मेशन और गुप्त विद्या की राशि है और केतु की आध्यात्मिक ताकत जो होती है यहाँ दोगुनी हो जाती है। इन लोगों में ना एक असाधारण इंट्यूशन होता है, ये वो देख सकते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। अकल्ट, रिसर्च, हीलिंग, इनमें नेचुरल मास्टरी होती है इनकी। आप स्वराशि को समझे तो धनु और मीन, केतु इन दो राशियों में कंफर्टेबल माने जाते हैं। धनु में केतु एक गहरा दार्शनिक बनाते हैं आपको, जो ज्ञान की तलाश में कहीं भी जा सकता है, और मीन में केतु बेहद आध्यात्मिक बनाते हैं, जैसे इस दुनिया में हैं लेकिन किसी और दुनिया में जीते हैं। वृषभ में केतु, जिसे नीच अवस्था समझा जा सकता है। देखिए वृषभ राशि क्या होती है, भौतिक सुखों की राशि होती है और केतु वैराग्य के ग्रह है। ये दोनों एक दूसरे को समझते नहीं है। नतीजा क्या होता है, धन और सुख में से एक अजीब सी बेरुचि आ जाती है। जो मिलता है उसकी कदर नहीं। लेकिन नीच भंग की स्थिति में यही इंसान एक ऐसी आत्मिक समृद्धि पाता है जो किसी भौतिक चीज से नहीं आती। अब भावों के अनुसार अगर हम समझे, देखिए यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया उच्च राशि, स्वराशि, नीच राशि, और उससे हमने पहले केतु की सामान्य अवस्था को समझा। अब हम बात करेंगे भाव अनुसार केतु किस प्रकार से परिणाम देता है। पहले भाव में केतु हो तो व्यक्तित्व में ना एक रहस्यमय क्वालिटी आ जाती है। ये लोग इजीली डिफाइन नहीं किए जा सकते हैं। इनके बारे में लोगों का एक अजीब सी फीलिंग होती है। स्पिरिचुअल डेप्थ इनकी असाधारण भी होती है, लेकिन फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी होता है और सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर एक लाइफ लॉन्ग जर्नी इनकी रहती है। दूसरे भाव का केतु हो तो धन और परिवार से एक डिटैचमेंट होता है। पैसा आता है लेकिन जमा नहीं होता। परिवार से एक इमोशनल डिस्टेंस होता है। आवाज में एक अनयूजुअल क्वालिटी होती है, या तो बहुत कम बोलते हैं या जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। तीसरे भाव का केतु हो तो पास्ट लाइफ में बहुत पढ़ा लिखा होता है ये व्यक्ति। इस जन्म में कम्युनिकेशन में एक नेचुरल डेप्थ होती है। साहस भी असाधारण होता है, लेकिन भाई बहनों से जो रिश्ते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। चौथे भाव में केतु हो तो घर से एक डीप डिटैचमेंट होता है। माँ से रिश्ता कठिन भी हो सकता है। मन को कभी घर नहीं मिलता। हमेशा एक ऐसी जगह की तलाश रहती है जो रियल होम लगे, लेकिन इनर पीस जब मिलती है तो बहुत गहरी मिलती है। पंचम भाव के केतु की बात करें, जैसे उदाहरण मैंने दिया था कि पास्ट लाइफ का ज्ञान इस जन्म में खुलता है। इंट्यूटिव इंटेलिजेंस असाधारण होती है, लेकिन संतान के बारे में ना अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं। प्रेम में भी एक कामिक क्वालिटी होती है, जैसे रिश्ते पहले से तय थे। छठे भाव का केतु हो तो दुश्मनों पर जीत मिलती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मिस्टीरियस बीमारियां आती भी है और जाती भी है। हीलिंग और अल्टरनेटिव मेडिसिन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके पास गिफ्ट होता है। सप्तम भाव का केतु जीवन साथी से एक कार्मिक रिश्ता देता है, जैसे पहले जन्म में भी एक साथ है, लेकिन रिश्ते में एक डिटैचमेंट भी होता है। बिजनेस पार्टनरशिप में ये जो प्रभाव है, ये स्थिति जो है उलझन बढ़ा सकती है। अष्टम भाव का केतु हो तो ये केतु की सबसे पावरफुल प्लेसमेंट में से एक होती है। ऑकल्ट और स्पिरिचुअलिटी में असाधारण गहराई। पिछले जन्म का ज्ञान इस भाव में सबसे ज्यादा खुलता है। लंबी उम्र होती है, लेकिन सडन इवेंट्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट की जैसे या फिर सर्जरीज के। नवम भाव का केतु हो तो धर्म के प्रति एक अपरंपरागत नजरिया होता है। मेन स्ट्रीम रिलीजन जो होता है उसमें नहीं जाते, अपना रास्ता खुद बनाते हैं। पिता से रिश्ते में एक कामिक क्वालिटी होती है। भाग्य कभी कभी अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से आता है। दशम का केतु हो तो करियर में एक अनयूजुअल जर्नी
करनी होती है, कई बार सब कुछ छोड़कर नया शुरू करते हैं। जॉब में बार बार चेंजेस या ब्रेक आ सकते हैं। पब्लिक इमेज और रियलिटी में बहुत फर्क होता है, लेकिन जो काम करते हैं उसमें एक डेप्थ होती है जो याद रहती है। 11वें भाव का केतु हो तो लाभ होता है, लेकिन उसे होल्ड नहीं कर पाते। दोस्तियां कार्मिक होती हैं, आती है और चली जाती है, लेकिन जो रहते हैं वो लाइफ चेंजिंग होते हैं। 12वें भाव का केतु हो जो होता है, केतु की सबसे स्वाभाविक जगहों में से ये एक माना जाता है। मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी और लिबरेशन इनका नेचुरल डोमेन है। इन लोगों को एकांत में शांति मिलती है। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेप्थ ये रखते हैं। ये प्लेसमेंट जो हमारे साधु संत होते हैं या जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, जो मेडिटेशन में बहुत आगे तक गए हैं, डीप मेडिटेशन जिन्होंने अटेन कर लिए हैं, उनके कुंडली में योग काफ़ी प्रभावी होता है। अब राशियों के अनुसार समझे तो देखिए, मेष का केतु पास्ट लाइफ में बहुत लड़े हैं, तो इस जन्म में साहस तो है, लेकिन अग्रेशन की वजह से थकान भी है। वृषभ का केतु हो जिसे हम नीच का समझते हैं, तो मटीरियल वर्ड से डिटैचमेंट होता है, लेकिन आत्मिक खोज गहरी होती है। मिथुन का केतु पास्ट लाइफ में बहुत पढ़े लिखे माने जाते हैं लोग, इस जन्म में ज्ञान नेचुरल होता है, लेकिन फोकस की कमी इस वजह से हो जाती है। कर्क में केतु हो तो भावनाओं से डिटैचमेंट, लेकिन इंट्यूशन बहुत असाधारण होता है। सिंह का केतु पास्ट लाइफ में उन्होंने बहुत राज किया होता है, और इस जन्म में फेम और पावर से एक अजीब सी बेरुचि होती है। कन्या में केतु हो तो एनालिटिकल स्किल्स जो है पास्ट लाइफ से लेकर आए होते हैं, लेकिन परफेक्शनिज्म की वजह से थकाने वाली स्थिति बन जाती है। तुला में केतु हो तो रिश्तों में एक कार्मिक क्वालिटी आती है, बैलेंस ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं। वृश्चिक में केतु हो जिसे उच्च का समझा जाता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की असाधारण ताकत ये योग देता है। अकल्प में मास्टरी होती है। धनु का केतु दार्शनिक और आध्यात्मिक बनाता है, ज्ञान की तलाश इनकी सांस होती है। मकर का केतु पास्ट लाइफ में जिस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की होती है उसकी कुंडली में दिखता है। इस जन्म में ये डिसिप्लिन जो है इनके में नेचुरली आता है, लेकिन एम्बिशन की वजह से थकान भी बहुत रहती है। कुंभ का केतु समाज के लिए कुछ करने की एक डीप कॉलिंग देता है, और मीन का केतु सबसे आध्यात्मिक प्लेसमेंट समझा जाता है, जैसे इस दुनिया में नहीं है, किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं। अब यहाँ पर योग की बात करें, युति की बात करें, तो सबसे जो स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन वो होता है केतु और गुरु का एक साथ होना, ज्ञान और वैराग्य का एक साथ होना। ये लोग जन्मजात टीचर होते हैं, लेकिन जो सिखाते हैं वो कन्वेंशनल नहीं होता। एक सच्ची घटना की अगर हम बात करें तो देखिए, एक स्पिरिचुअल गुरु थे, कुंडली में केतु और गुरु दोनों नवम भाव में थे। उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेती जब, लेकिन वो बोलते थे, हजारों लाखों लोग उनको सुनते थे, क्योंकि उनके शब्दों में एक ऐसी गहराई थी जो किताबों से नहीं आती। यही केतु और गुरु की देन होती है। केतु और मंगल की युति की बात करें तो ये एक वॉरियर वाली क्वालिटी आपको देती है। पास्ट लाइफ में बहुत लड़े होते हैं ये लोग, और उस एक्सपीरियंस का ज्ञान इस जन्म में इन्हें मिलता है। इन लोगों में एक फियरलेसनेस होती है जो समझ में नहीं आती, लेकिन एक्सीडेंट्स और सर्जरीज का खतरा भी इस युति की वजह से होता है। केतु और शनि की बात करें, ये कार्मिक और इंटेंस कॉम्बिनेशन है। दोनों ग्रह सेपरेशन और डिटैचमेंट के हैं। ये लोग अकेले पल में ना कंफर्टेबल फील करते हैं, गहरा विजडम भी रखते हैं, लेकिन उसे एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। आप केतु और बुध की बात करें तो देखिए, यहाँ पर इंट्यूशन और लॉजिक मिल रहा है। ये लोग वो चीज़ें जानते हैं जो लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं होती। रिसर्चर्स, इन्वेस्टिगेटर्स और डीप थिंकर्स में कॉम्बिनेशन मिलता है। और राहु केतु के अक्ष की बात करें, यानी कुंडली में राहु केतु की जो पोजीशन है उसकी बात करें, तो यह जीवन का सबसे बड़ा कार्मिक लेसन है। राहु जहाँ होते हैं वो जन्म की सबसे बड़ी तृष्णा है, केतु जहाँ होते हैं वो पास्ट लाइफ की मास्टरी है, और इन दोनों के बीच की यात्रा है इस जन्म का असली काम है। एक और महत्वपूर्ण बात है वो है केतु की जो दृष्टि है। देखिए, यहाँ पर विभिन्न मत है वैसे तो, लेकिन जो सर्वमान्य है कि केतु जिस भाव में बैठते हैं वहां से पांचवें और नवम भाव को भी देखते हैं, साथ ही सप्तम दृष्टि तो सबकी हम मानते ही हैं। केतु की दृष्टि की खासियत यह है कि जहां केतु देखते हैं वहां एक कर्टन हट जाता है, जो इल्यूजन था वो टूट जाता है, जो छुपा हुआ था, हिडन था, वो सामने आ जाता है।
इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसी रोशनी को जो अंधेरे में सच दिखा दे, लेकिन वो सच हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। यही केतु की दृष्टि है। अब स्वास्थ्य के लिहाज से केतु का प्रभाव बताएं तो देखिए, शरीर में केतु के जो क्षेत्र होते हैं वो होते हैं नील्स, आपके पैर, मिस्टीरियस इन्फेक्शन, स्किन डिजीज और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जब केतु पीड़ित हो तो सडन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मिस्टीरियस फीवर्स आ सकते हैं, अनएक्सप्लेन पेन हो सकता है बॉडी में और मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, जो लोग अपनी स्पिरिचुअल कॉलिंग को इग्नोर करते हैं, जो भीतर की आवाज को दबाते रहते हैं, जो वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी भौतिक दुनिया में डूबे रहते हैं, उनका शरीर मिस्टीरियस तरीके से रिएक्ट करने लगता है। डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है, टेस्ट भी सब नॉर्मल आते हैं लेकिन तकलीफ होती है। यह केतु का संकेत है कि अंदर की आवाज को सुनो और समझो। और यहाँ पर दर्शकों सबसे सरल शारीरिक उपाय होता है मेडिटेशन करना, प्रकृति के पास जाना, एकांत में समय बिताना, खाने में सात्विक और हल्का भोजन करना और सबसे जरूरी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को डेली रूटीन में शामिल करना। देखिए, ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन इस आसान से चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो समझिए कि आपने अपने केतु को संतुलित कर लिया। अब केतु की महादशा की भाई बात करें तो देखिए, यहाँ पर विंशोत्तरी दशा में केतु की दशा होती है 7 साल की। छोटी महादशा है, लेकिन जो बदलाव ये 7 सालों में होता है वो किसी और महादशा के 20 सालों में भी नहीं हो सकता। ये वह दौर होता है जब जिंदगी आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है, आप आखिर जी किसके लिए रहे हैं, अपने लिए या उस पर्पस के लिए जिसके लिए आप इस दुनिया में आए थे। देखिए, जिनका केतु मजबूत होता है, इन 7 सालों में एक असाधारण स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, एक ऐसा ज्ञान मिलता है जो लाइफ चेंजिंग होता है, पास्ट लाइफ के कर्म रिलीज होते हैं और एक ऐसी फ्रीडम मिलती है जो किसी भौतिक चीज से नहीं आती है। जिनका केतु कमजोर है या पीड़ित है, इन 7 सालों में एक के बाद एक चीजें छिनती हैं, रिश्ते टूटते हैं, करियर में रुकावट भी आती है, जॉब भी छूट सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है और एक गहरा अकेलापन। लेकिन और ये ध्यान से सुनिए कि ये सब इसलिए नहीं होता कि जिंदगी आपको तोड़े, ये इसलिए होता है कि जो अननेसेसरी था वो हट जाए, जो असली है वो सामने आए। अब यहाँ पर केतु महादशा की सबसे जरूरी बात क्या है, यहाँ पर रेजिस्ट मत करिए। जो छूट रहा है उसे छूटने दीजिए, जो टूट रहा है उसे टूटने दीजिए, क्योंकि उसके बाद जो बनेगा वो इतना पक्का होगा कि वो फिर कभी नहीं टूटेगा। यहाँ पर केतु के उपाय का एक ही मूल सिद्धांत है, जो अटैचमेंट है उसे थोड़ा ढीला करिए, जो भीतर की आवाज है उसे अच्छे से सुनिए और समझिए। केतु तभी शांत होते हैं जब हम उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं जहां हमारी आत्मा जाना चाहती है। उसके अलावा उपाय स्वरूप आप केतु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और 108 बार करने का प्रयास करें, एकांत में और एकाग्र मन के साथ। दान के लिए केतु के लिए जो चीजें मानी जाती है वो है कंबल, तिल और 7 रंग के फूल, किसी ऐसे व्यक्ति को जो वृद्ध हो, बीमार हो या जिसे समाज ने अकेला छोड़ दिया हो। और इसके अलावा और उपायों को समझे, प्रैक्टिकल उपायों को किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, किसी स्पिरिचुअल सेंटर में नियमित सेवा जरूर करें, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। केतु तभी शांत होते हैं जब हम निस्वार्थ सेवा का रास्ता अपनाते हैं। और व्यवहारिक उपाय, और अगर मैं आपको बताऊं तो रोज कम से कम ना 20 मिनट ऐसा टाइम लीजिए जिसमें कोई स्क्रीन ना हो, कोई नॉइज नहीं हो, सिर्फ आप और आपके भीतर की आवाज। ये छोटा सा कदम केतु के सबसे गहरे उपायों में से एक है। इसके अलावा दर्शक क्या कर सकते हैं, केतु का जो रत्न होता है, लहसुनिया होता है, आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। सही कुंडली का विश्लेषण करा के सही तरीके से पहना हुआ लहसुनिया जीवन में एक क्लैरिटी लेकर आ सकता है जो पहले नहीं थी, लेकिन बिना किसी अनुभवी ज्योतिषी की सलाह के हरगिज ना पहने। दर्शकों, ये जो पूरा डिस्कशन हमने किया है, हमने केतु की स्थिति को जो समझा है, इन सब के अगर विश्लेषण को मैं छोटे शब्दों में कहना चाहूँ, छोटे वाक्य में अगर मैं आपको दोबारा से समझाना चाहूँ तो देखिए, केतु यह तय नहीं करता कि आपकी ज़िंदगी में क्या मिलेगा, केतु यह तय करता है कि आप किस चीज़ से मुक्त होंगे। और ये मुक्ति किसे मिलती है? जो छोड़ने की हिम्मत रखता है, जो भीतर की आवाज़ को सुनता है, जो ये समझता है कि ज़िंदगी सिर्फ जमा करने के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़े पर्पस के लिए है। जो इंसान सिर्फ जमा करता रहता है, चाहे पैसा हो, रिश्ते हो, शोहरत हो, और कभी नहीं देखता
वास्तविकता की उसकी सोल क्या चाहती है, उसे केतु बार बार उसी जगह लाकर खड़ा करता है जहां सब कुछ छिन सकता है। और जो सुनता है उसकी जिंदगी में केतु ऐसा रास्ता खोलते हैं जो मोक्ष की तरफ जाता है। तो अपनी कुंडली को देखिए, केतु की स्थिति को समझिए, किस भाव में है, किस राशि में है, और खुद से पूछिए कि वो कौन सी चीज़ है जिसे आपने पकड़ा हुआ है और किसे छोड़ देना चाहिए। वो कौन सी आवाज़ है जो भीतर से आती है जिसे आप सुन नहीं पा रहे हैं, और वो कौन सा ज्ञान है जो भीतर पहले से है लेकिन जिसे आपने अभी तक पहचाना नहीं है। केतु आपको खाली नहीं करते, केतु आपको असली बनाते हैं। देखिए दर्शकों, केतु की बात के साथ हमारे नवग्रह सीरीज में काफी ग्रहों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है, विस्तार से उनको समझा है। अब जो ग्रह बाकी है वो है सबसे ज्यादा अंडररेटेड। अगला वीडियो हमारा होगा बुध पे। केतु अगर मोक्ष और वैराग्य के ग्रह हैं तो बुध इस दुनिया में जीने का तरीका देते हैं, बुद्धि देते हैं, वाणी देते हैं, व्यापार देते हैं और वो शब्द जो दुनिया बदल देते हैं। लेकिन बुध उतने सीधे नहीं हैं जितने देखते हैं। कमजोर बुध के पैटर्न जो होते हैं वो लोग बहुत करते हैं लेकिन उनकी बात कोई सुनता नहीं है। दिमाग तेज होता है लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते। यहाँ पर एक गहरी कहानी है जिसको हम विस्तार से समझेंगे। तब तक देखिए कुंडली में केतु की स्थिति को, आवाज को सुनिए और याद रखिए केतु वहां अपना जादू दिखाता है जहां इंसान सच में मुक्त होकर तैयार हो। जय महाकाल।